हेलो डियर स्टूडेंट्स, टोटल इंग्लिश के एक फ्रेश वीडियो में आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के साथ आप लोग अपने एक नए सफ़र का शुरुआत करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्लास 10th। क्लास 10th को कैसे पढ़ना है, इसमें कैसे तैयारी करनी है, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। सो अगर आपने वो नहीं देखा है सो यू कैन वॉच इट फ्रॉम द आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। तो अब ये जो क्लास 10th है, इसमें सारे स्टूडेंट सीरियस हो जाते हैं क्योंकि बाकी क्लासेस से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसलिए मैं आप सबको पहले बता देता हूँ, इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ के प्रिपरेशन के लिए आप फुल्ली मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और इस चैनल पर डिपेंडेंट रहिए और कोई तरह की परेशानी आपको नहीं आने वाली है। इसके पहले जो आपके सीनियर बैच थी उसको भी मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराया है, तो उनका भी काफ़ी अच्छा फीडबैक रहा है। सो उम्मीद है इस साल भी हम लोग काफ़ी अच्छे से साथ साथ तैयारी को करेंगे। तो चलिए अब थोड़ा हम लोग नज़र डालते हैं आज के टॉपिक पर। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक थोड़ा लेंदी है, एटलीस्ट 25 पेजेस से भी अबव है जो आपका एनसीईआरटी बुक है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, आपका जो प्रिपरेशन मैं करवाऊँगा इसमें एनसीईआरटी का पूरा जो टेक्स्ट है उसको मैं पढ़कर और उसको समराइज्ड कर एक नोट्स प्रिपेयर करूँगा और उस नोट्स को आपके सामने एक्सप्लेन करता जाऊँगा। इससे होगा क्या कि आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी और जो भी बुक में दिया है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक शॉर्ट समराइज्ड वे में। तो आप इतना पढ़ लेते हैं सो यू नो नीड टू डू एनी अदर थिंग अपार्ट फ्रॉम दिस। तो चलिए अब हम लोग वीडियो पर आते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कोई भी चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले उसके हेडिंग को, उसके टाइटल को समझना बहुत आवश्यक होता है कि ये टाइटल का मतलब क्या है। टाइटल समझ जाएंगे तो 50% काम आपका वहीं खत्म हो जाएगा। तो समझिएगा कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब क्या है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, जैसे हमारा कॉन्टिनेंट का नाम है एशिया, वैसे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है जिसमें कि काफ़ी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, काफ़ी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं आज के टाइम के, मोर देन 50 कंट्रीज उसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, राइज ऑफ नेशनलिज्म हो रहा था यूरोप में। ये स्टोरी को हमें पढ़ना है। तो नेशनलिज्म क्या होता है, तो सबसे पहले मैं नेशनलिज्म को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा। और उसके बाद में बताऊँगा कि कैसे यूरोप में नेशनलिज्म का उदय हुआ। उदय मतलब वो ग्रो किया, कैसे वो राइज किया। तो चलिए अब नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। नेशनलिज्म होता क्या है? देखिए, नेशनलिज्म जो वर्ड है, अगर इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ये वर्ड नेशन वर्ड से बना हुआ है। देखिए, नेशन में अगर हम लोग ALISM जोड़ देते हैं तो नेशनलिज्म बनता है। नेशन का मतलब क्या होता है? नेशन का मतलब होता है देश, राष्ट्र, है ना, कंट्री। तो ये इसका मतलब ये कंट्री से कुछ जुड़ा हुआ टर्म है। क्या है? तो किसी देश के जब लोग अपने देश के प्रति काफ़ी ज़्यादा प्यार रखते हैं, देशभक्ति रखते हैं, पैट्रियोटिक फीलिंग रखते हैं, उसे एकजुट बनाए की भावना रखते हैं, इन्हीं भावनाओं को नेशनलिज्म की भावना कहते हैं। तो नेशनलिज्म की भावना तो हर देश के हर लोगों में पाई जाती है। तो ऐसा क्या था उस टाइम स्पेशल जिसको हम लोग पढ़ना पड़ रहा है यहाँ पर? तो वहाँ पर क्या था, द डिज़ायर ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम रेस, कल्चर, लैंग्वेज एट्सेट्रा टू फॉर्म एन इंडिपेंडेंट कंट्री। एक्चुअली ये उस टाइम की बात है जब यूरोपियन कंट्रीज़, जिसे आज हम लोग देश समझते हैं, वो उस वक्त देश नहीं बने थे। उस वक्त वहाँ पर मोनार्की रूल चल रहा था, मतलब राजा का शासन चल रहा था। तो वो सब किंगडम्स थे। किंगडम मतलब राजा का साम्राज्य था। तो वो एक देश का रूप अभी तक नहीं बना था। और जो किंगडम था, मतलब जो मोनार्की रूल था, इससे लोग काफ़ी त्रस्त हो चुके थे, काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुके थे, एंड दे वांटेड टू ब्रिंग सम चेंज। तो इसलिए वो चाहते थे अपने देश को आज़ाद करें। तो आज़ाद कब कीजिएगा? जब तक आपको देश से लगाव ही नहीं होगा, जब तक आप लोग एकजुट ही नहीं होंगे, यूनाइट ही नहीं होंगे, तो आज़ाद इतना आसानी से तो हो नहीं सकता है। हमारे अपने देश का एग्जाम्पल आपको पता ही है, इंडिया को आज़ादी दिलाने में हमें कितना मेहनत लगा था। तो क्या होता है, कोई भी देश के कहीं के लोग जो सेम रेस के हो, रेस मतलब नस्ल, यहाँ पर रेस मतलब दौड़ने वाला रेस नहीं है, नस्ल, ठीक है, प्रजाति के, कल्चर जिसका एक हो, भाषा जिसकी एक हो, ये सब लोग मिलकर अगर जुड़ जाएं तो अपने देश को इंडिपेंडेंट कराने में एड़ी चोटी एक कर देते हैं। यही फीलिंग को नेशनलिज्म यहाँ पर बताया गया है। और इन जनरल अगर बोला जाए तो ये एक फीलिंग है जो अपने देश के प्रति प्यार और प्राइड को बताता है। आपको अपने देश पर गर्व होता है। व्हेनेवर वी सी द ट्राई कलर, जब हम लोग तिरंगा देखते हैं तो हमें कितना गर्व होता है। उसी तरह हर देशवासी को, दूसरे देशवासी के बारे में मैं बता रहा हूँ, अदर कंट्रीज़ के लोगों को, उनको भी अपने देश के बारे में ऐसा ही फीलिंग होता है। ठीक है, तो इस टाइप के फीलिंग को हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म।
आई होप आपको नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में कहाँ कहाँ पर हमें पढ़ना है। इस चैप्टर में यूरोप में कहाँ कहाँ पर हुआ, तो यूरोप में सबसे पहले तो हमें पढ़ना है फ्रांस के बारे में, फिर जर्मनी, फिर इटली, देन ब्रिटेन, देन बाल्कन एरिया। बाल्कन एरिया क्या है? बाल्कन एक माउंटेन रीजन है, जैसे कि हिमालयन रीजन है ना माउंटेन, वैसे बाल्कन भी एक माउंटेन रीजन है और उसके नीचे छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। तो 10-11 छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, उनको भी हम लोग देखेंगे। लेकिन ये जो मेन कंट्रीज़ है इन पर चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड है। 90% जो चैप्टर है वो आपका इन चार देशों पर है और जो 10% है लास्ट का वो बाल्कन एरिया पे है। ये मैंने चैप्टर का ओवरव्यू आपको दे दिया। अब देखिएगा यहाँ पर कि फ्रांस आपको नाम सुना सुना जरूर लगेगा, क्योंकि फ्रांस आपने क्लास 9 में पढ़ा था। याद कीजिए, फ्रेंच रेवोल्यूशन बोलकर एक चैप्टर था, याद आ रहा सबको? 9th से पास करके आप लोग आए हैं तो फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको जरूर याद होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो भी आपने पढ़ा था वो इस चैप्टर के लिए बेस बनेगा आपका, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जिस तरह से फ्रांस ने अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव किया था। क्या बदलाव किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में? मैं एक बात बता देता हूँ कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में वहाँ पर मोनार्की से डेमोक्रेसी की ओर आने की ओर एक लड़ाई थी। मोनार्की का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? तो मोनार्की का मतलब होता है राजा का शासन और डेमोक्रेसी का मतलब होता है वो शासन जो लोगों के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि जहाँ पर वोटिंग वगैरह हो, जैसे कि इंडिया में अभी होता है। तो लोगों को ये पसंद था, तो इसको लाने के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई। ये सबसे पहले पूरे यूरोप में पूछा जाएगा कहाँ लड़ी गई, तो फ्रांस में लड़ी गई। तो फ्रांस में जैसे जैसे घटनाएं हुई वैसे वैसे इसका असर, इसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज़ पर पड़ने लगा, लाइक जर्मनी, इटली, ब्रिटेन एंड द बाल्कन एरिया। तो इसलिए वो जो फ्रांस का जो रेवोल्यूशन था क्लास 9 का चैप्टर, वो आपका यहाँ पर बेस बन सकता है। तो चिंता की बात नहीं है, आपको फिर से क्लास 9 का बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन फिर से इस चैप्टर में दिया हुआ है और फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक समराइज्ड फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब 1-2 पेज में आपको उसको पढ़ा दिया गया है। तो सबसे पहले हमें वही पढ़ना है। उसके भी पहले अब हम लोग चैप्टर पर नज़र डालते हैं। चैप्टर के शुरुआत में आपको एक पेंटिंग देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव द एनसीईआरटी बुक विथ यू सो यू कैन सी कि चैप्टर जैसे स्टार्ट होता है वहाँ पर एक खूबसूरत सी पेंटिंग बनाई होती है। ये देखिए पेंटिंग के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा पेंटिंग को देख लेते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर को हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो पेंटिंग, ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग को बनाने वाले पेंटर का नाम कौन है? फ्रेडरिक सोरियू। क्या नाम है? फ्रेडरिक सोरियू। जस्ट अ सेकेंड। फ्रेडरिक सोरियू के बारे में क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि फ्रेडरिक सोरियू कौन था और फ्रेडरिक सोरियू की जो पेंटिंग है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक है। ये 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हु वाज फ्रेडरिक सोरियू और फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग में ऐसा क्या क्या था वो आपको डील करना है। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे तो 2 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। तो फ्रेडरिक सोरियू ने जो पेंटिंग बनाई थी उस पेंटिंग का नाम था द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशन। इतना बड़ा नाम था, ठीक है। क्या था? सपना। ड्रीम मतलब सपना। क्या चीज़ का सपना था? तो वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, मतलब पूरे दुनिया में डेमोक्रेसी आ जाए, ऐसा सपना था किसका? फ्रेडरिक सोरियू का। और उन्होंने इसी इमेजिनेशन को कागज़ में उतार दिया, कागज़ कलम की मदद से एक पेंटिंग के रूप में इसे उतार दिया, ठीक है। और ये क्या है? द पैक्ट बिटवीन नेशंस। पैक्ट बिटवीन नेशन मतलब देशों के बीच में ये क्या है? एक पैक्ट है। पैक्ट का मतलब आपस में एक अग्रीमेंट है कि सब कोई साथ आ जाए, सब कोई यूनाइट हो जाए, ठीक है। अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियू इन 1848। ये एक प्रिंट था, ये एक फोटो था जो कि कब आया था? 1848 में। मल्टीपल चॉइस में 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, उसमें ये पूछ देगा कि ये पेंटिंग कब आई थी, देन यू विल राइट 1848 में आई थी, ठीक है। फ्रेडरिक सोरियू कौन था? फ्रेडरिक सोरियू वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स इन 1848। 4 ऐसे पेंटिंग्स उसने बनाए थे। कब बनाए थे? 1848 में, ठीक है। ये आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं फ्रेडरिक सोरियू कौन था। और फ्रेडरिक सोरियू की सोच क्या थी? ही विजुअलाइज्ड हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। उसने अपने ड्रीम को विजुअलाइज किया, लोगों तक दिखाया कि क्या था ड्रीम, कि पूरी दुनिया में क्यों ना डेमोक्रेसी आ जाए, पूरी दुनिया में क्यों ना सोशल रिपब्लिक आ जाए, तो कितना बेहतर एक दुनिया होगा। कितनी अच्छी दुनिया की कल्पना की उसने, ठीक है। तो फ्रेडरिक सोरियू के बारे में इतना काफ़ी है। अब फ्रेडरिक सोरियू के पेंटिंग में क्या था ये हमें देखना है, ठीक है। तो फ्रेडरिक सोरियू की पेंटिंग में क्या क्या बताया गया है? सबसे पहले दिखाया गया है कि उसमें यूरोपियन एंड अमेरिकन पीपल है वो लीडिंग द प्रोसेशन, मतलब
जो प्रोसेशन है, जो यात्रा निकली, जैसे जुलूस के जैसा जो निकला है, इसको प्रोसेशन कहते हैं इंग्लिश में, जुलूस जो होता है, इसको लीड कौन कर रहा है, इसके लीडर्स कौन है, तो वहाँ पर यूरोपियन एंड अमेरिकन पीपल है। मतलब ये दिखा रहा है कि दुनिया को लीड करने का काम अमेरिका और यूरोप के कुछ देश कर रहे हैं, ये ऐसा इसका मतलब होता है। पेंटिंग में हर एक ऑब्जेक्ट का एक एक अर्थ है, इस अर्थ को आपको एक्सप्लेन करना है, ये लॉन्ग टाइप में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो और क्या क्या चीज़ें हैं, डिटेल्स को बस डिटेल जो आप पेंटिंग में देखिएगा ना, उसको डिटेल को आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा, आपका 5 मार्क्स का आंसर लॉन्ग टाइप ऐसे ही बन जाएगा। सेकंड बात क्या बोला जा रहा है यहाँ पर देखिए, ऑफरिंग होमेज टू स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, वहाँ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, अमेरिका वाला स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, याद कीजिए कितना फेमस है, वो जो पुतला ऐसे करके मशाल लेके रहता है, वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में भी डिटेल्स दिया हुआ है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के 2 हाथ हैं, लेफ्ट हैंड में क्या है, चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन, वो देखिएगा एक ऐसे बुक पकड़ा हुआ होता है, वो बुक क्या है, दैट इज चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, मतलब मानव का अधिकार है, वो कोई नॉर्मल स्टोरी बुक नहीं है, वो जो बुक रहता है उसमें मानव का अधिकार है, लोगों की राइट्स है, जैसे हमारे देश में है ना फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो वैसे ही वो राइट्स है लोगों का। और राइट हैंड में क्या है, राइट हैंड में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, इनलाइटमेंट मतलब ज्ञान, ज्ञान की मशाल है, जो मशाल जल रही है वो ऐसे ही मशाल नहीं है, उसका भी एक रीज़न है कि वो ज्ञान की मशाल अमेरिका में जलती रहे हमेशा, इसलिए उसको बनाया गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, ठीक है। तो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को आप एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद क्या हो रहा है, थर्ड नंबर, तो आसमान में ऊपर में देखिएगा तो कौन कौन है, जीसस क्राइस्ट हैं, सेंट्स एंजल्स आर ब्लेसिंग द पीपल फ्रॉम हेवन, स्वर्ग से ऊपर से वो लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं लोगों को। एंड जर्मनी भी वहाँ पर दिख रहा है, इज ऑल्सो सीन विथ अ फ्लैग ऑफ ब्लैक रेड एंड गोल्ड कलर, और जर्मनी का जो देश का झंडा है उसी झंडे के साथ जर्मनी भी वहाँ पर दिख रहा है। हालांकि जर्मनी उस वक्त तक यूनाइट नहीं हो पाया था, अभी तक उसे एक कंट्री का नाम नहीं दिया गया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्यों दिखाया गया था, यहाँ पर क्यों दिखाया गया था, क्योंकि वो जर्मनी प्रोसेस में था, जर्मनी भी फ्रांस के दिखाए गए रास्ते पर चल रहा था। तो ऐसा फ्रेडरिक सोरियो का मानना था कि आज नहीं तो कल जर्मनी भी सक्सेसफुल हो जाएगा, इसलिए जर्मनी को आगे तो नहीं रखा था लेकिन पीछे जरूर रखा था कि पीछे पीछे जर्मनी भी आ रहा है, ठीक है। पेंटिंग क्या बताता है, पेंटिंग सिंबलाइजेज फ्रैटर्निटी अमंग द नेशंस, ये पेंटिंग सिंबलाइज करता है, ये एक हमें सूचना देता है क्या चीज़ का, फ्रैटर्निटी का। फ्रैटर्निटी का मतलब क्या होता है, फ्रैटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, ठीक है, क्या होता है, ब्रदरहुड, ठीक है, ब्रदरहुड आर है, ब्रदरहुड, ब्रदरहुड का मतलब क्या होता है, भाईचारा। तो यहाँ पर ब्रदरहुड किनके बीचों में हो रहा है, ब्रदरहुड जो है, ब्रदरहुड अमंग द नेशंस, मतलब एक देश दूसरे देश से भाई भाई के जैसा रह रहा है, भाईचारा है उनके अंदर, प्यार है, ठीक है, तब ना सबको एक साथ निकल के जा रहे हैं, इसलिए ये दिखाया जा रहा है। अच्छा, लास्ट पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसका, इट शोज अ यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन का मतलब समझिएगा, समाज का यूटोपियन विजन को वो दिखा रहा है। यूटोपियन विजन का मतलब क्या होता है, एक सोच जो एक कल्पना है, मैंने पहले बताया ना कि वो ड्रीम है, तो उसकी ड्रीम में कुछ बुरा नहीं है, जो ड्रीम में आप ऐसा देखते हैं कि दुनिया में, मान लीजिए इमेजिन कीजिए कि हमारे देश में भ्रष्टाचार मिट जाए, करप्शन नहीं हो, कोई भी घूस ना ले, गरीबी खत्म हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए, कितना अच्छा देश बनेगा। तो ये तो हम लोग कल्पना में सोच सकते हैं ना, अभी रियल में कितना पॉसिबल है ये तो काफ़ी कठिन बात है, लेकिन सोचने में तो कोई हर्ज नहीं है। तो ऐसी सोच जिसमें कि आप सब कुछ आइडियल, एक परफेक्ट चीज़ देखते हैं, पिक्चर देखते हैं समाज के बारे में, दैट इज कॉल्ड यूटोपियन विजन ऑफ द सोसाइटी। क्वेश्चन आता है व्हाट इज यूटोपियन विजन ऑफ सोसाइटी, तो ये 2 मार्क्स का आएगा, तो आप लोग यही बताइएगा, अ विजन रेफर्स टू समथिंग दैट इज आइडियल, अ परफेक्ट सोसाइटी, इट इज कॉल्ड यूटोपियन विजन ऑफ सोसाइटी। और फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग में इसी विजन को दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द पेंटिंग, और आने वाले वीडियोस में मैं आपको चैप्टर को स्टार्ट कर दूंगा, जिसका स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक रहेगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जी हाँ, वही फ्रेंच रेवोल्यूशन जो आपने 9th में पढ़ा था, बट यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट समराइज्ड वे में दिया हुआ है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल टोटल इंग्लिश। थैंक यू सो मच।